तो एक सुपर स्कोरिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाएगा। चलिए केस स्टडीज को पढ़ते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जो होलसेल टेक्सटाइल बिजनेस चलाता है, जिसका नाम इन्होंने रखा है अर्जुन फैब्रिक। ठीक है, अब ये मीरा को प्रीमियम सिल्क बेचता है, कितने में, 50,000 में। तो ये प्रीमियम सिल्क बेच रहा है किसको, मीरा को, कितने में बेच रहा है, 50,000 में बेच रहा है। ठीक है, मीरा पेमेंट नहीं करती, मीरा जो है पेमेंट नहीं कर पाती और वो 2 महीने का क्रेडिट मांगती है, बोलती है कि 2 महीने के लिए उधार दे दो मुझे। अर्जुन एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है जिसमें मीरा को 15 मार्च 2026 तक 26 को 50,000 रुपया पेमेंट करने का ऑर्डर देता है। अर्जुन साइन करता है, मीरा बिल पर एक्सेप्टेड लिख देती है और यहाँ पे दोस्तों, और अर्जुन स्पेसिफाई करता है कि मनी डायरेक्टली मिस्टर गुप्ता को पे किया जाए। अर्जुन ने ये बोला मीरा को कि देखो पेमेंट मुझे मत देना। तो दोस्तों आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा आपके एंड पे। प्लीज एक बार अपना एक रिस्पॉन्स दे देंगे चैट बॉक्स में, ओके लिख दीजिएगा प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ऑडियो वीडियो ओके है तो प्लीज ओके वर्ड टाइप कर दीजिए। मैं क्वेश्चन को दोबारा सुनाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा है कि अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जो होलसेल टेक्सटाइल बिजनेस चलाता है, जिसका नाम है अर्जुन फैब्रिक, और वो मीरा को प्रीमियम सिल्क बेचता है 50,000 रुपए में। और मीरा पैसा तुरंत नहीं दे पाती, वो बोलती है कि मुझे 2 महीने का क्रेडिट दो। अर्जुन एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है जिसमें मीरा को 15 मार्च 2026 को 50,000 रुपया पे करने का ऑर्डर है। और मीरा क्या करती है कि वो एक्सेप्टेड लिख देती है उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, और अर्जुन स्पेसिफाई करता है कि देखो पेमेंट मुझे मत करना, पेमेंट मिस्टर गुप्ता को पेमेंट करना। सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड रेंडर द इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपको बताना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार राइट कौन सा एक्शन जो है इंस्ट्रूमेंट को इनवैलिड बना देगा, ये कीवर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अर्जुन ऑर्डर मीरा टू पे द मनी टू मिस्टर गुप्ता और हिज ऑर्डर। बी कह रहा है कि अर्जुन राइट पे 50,000 टू मिस्टर गुप्ता इफ माई नेक्स्ट शिपमेंट अराइव इन गुड कंडीशन। सी कह रहा है कि बिल इज पेबल ऑन डिमांड रेदर देन द फिक्स डेट। और डी कह रहा है कि अर्जुन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मतलब इन चारों में से कौन सा एक्शन होगा जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को इनवैलिड बना देगा, राइट। So the question is which of the following cases will make the system invalid, right? That is the question. Now let's see how to answer this question. So friends, सबसे पहले bill of exchange से related ये question है. This question pertains to bill of exchange. You know what is the core rule of bill of exchange? So what is the core rule of bill of exchange? The core rule of bill of exchange is that order to pay must be unconditional. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका ऑर्डर टू पे है ना, वो कैसा हो, अनकंडीशनल ऑर्डर हो, राइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पेमेंट किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा, दैट पेमेंट शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अनसर्टेन इवेंट, राइट। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट ऑर्डर टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर। अच्छा, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशन बेस्ड हो सकती है? कैन बिल ऑफ एक्सचेंज बेस्ड ऑन कंडीशन, यस और नो? जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। माय क्वेश्चन इज, कैन बिल ऑफ एक्सचेंज बी बेस्ड ऑन कंडीशन? जस्ट टाइप यस if you think that it can be based on condition, just type yes, and if you think that it cannot be based on condition, just type no. यदि आपको लगता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशन बेस्ड हो सकती है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन समझाता हूं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है कि अर्जुन ने मीरा को ऑर्डर किया कि टू पे द मनी टू मिस्टर गुप्ता और हिज ऑर्डर, ये ऑर्डर किया। तो दोस्तों ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके हिसाब से बिल किसी नेम्ड पर्सन को या उसके ऑर्डर पर पेबल हो सकता है। ये तो सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अर्जुन यहाँ पे ड्रॉर है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। यस, वेरी गुड, राइट। अर्जुन इज द ड्रॉर। वाई इज द ड्रॉर? बिकॉज ही मेक द बिल ऑफ एक्सचेंज। हु इज ड्रॉई? मीरा इज द ड्रॉई। वाई मीरा इज द ड्रॉई? बिकॉज शी हैज टू पे। ड्रॉई इज समवन हु हैज टू पे and payee is someone to whom payment is to be done. अर्जुन ने क्या बोला? What Arjun said that please don't pay me, pay to Mr. Gupta. So Mr. Gupta became the payee. So these are the three critical element of the bill of exchange. Now option number A if you analyze, यदि आप ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पे जो मिस्टर गुप्ता और इस ऑर्डर है ये बिल्कुल वैलिड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से बिल किसी नेम्ड पर्सन या उसके ऑर्डर पर पेबल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। What about option B?
ऑप्शन बी क्या कर रहा है, व्हाट डज ऑप्शन बी से, दैट अर्जुन इंक्लूड अ क्लाउज, अर्जुन ने एक क्लाउज लगा दिया, इसने ये बोला कि पे 50,000 टू मिस्टर गुप्ता इफ माई नेक्स्ट शिपमेंट ऑफ सिल्क अराइव फ्रॉम द मिल इन गुड कंडीशन, यानी कि तभी पेमेंट करना जब अगला शिपमेंट जो सिल्क आएगा मेरा वो अच्छे कंडीशन में हो, तभी देना। अब बताइए यहां पे नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, अर्जुन हैड इम्पोज्ड अ कंडीशन, अर्जुन ने क्या लगा दिया, एक कंडीशन लगा दिया, राइट। एंड प्लीज नोट दैट दिस कंडीशन become this condition become, you know, uncertain future. This is a kind of, you know, uncertain future, right? Uncertain future condition. So and you know about section number 5, section number 5 क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 5, इट स्टेट्स दैट बिल मस्ट बी अनकंडीशनल, बिल में कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए, बिल मस्ट बी अनकंडीशनल। now what you are observing here is that bill has been made conditional, so this is not making the bill valid, this is, ये बिल को इनवैलिड बना रहा है, इसीलिए यही हमारा सही जवाब है, समझे बात को, यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है, राइट, वी हैव इम्पोज्ड अ कंडीशन, जस्ट नाउ वी हैव इम्पोज्ड अ कंडीशन एंड द कंडीशन इज दैट, यू नो, दैट पेमेंट तभी करना, पेमेंट आप तभी कीजिए जब नया शिपमेंट जो आ रहा है सिल्क का वो गुड कंडीशन में हो, तभी पेमेंट करो, ये कंडीशन के कारण ये बिल हमारा इनवैलिड हो गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज सेइंग दैट द बिल इज मेड पेबल ऑन डिमांड rather than a fixed date. See, bill can be on demand or can be payable. So this is perfectly valid. C is perfectly valid. What about D? Arjun signed the instrument in writing. So this is also valid. Bill must be in writing and signed. This is also a requirement. So what is the correct answer? Correct answer is option number B. Right? Conditional order make the bill invalid. So what we learned from this question? हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? First point is that bill, right, bill order, it must be unconditional. This is a very important point. Bill order must be unconditional. Second point, Mr. Gupta or his order, Mr. Gupta or his order, it is valid, it is completely valid. On demand, on demand it is also valid, right. Signed and written, suppose it is signed and suppose it is written, it is also required. बट कंडीशन लग गया ना, कंडीशन लग गया तो अलाउड ही नहीं है, बिल इनवैलिड हो जाता है। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है? इफ इट इज क्लियर जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, क्लियर इन द चैट बॉक्स। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है just write clear in the chat box. Now let's see the next question that we have. So what we learned from this question is that bill must be unconditional. That is the crux of the question. Now question number 2 is shown on your screen. Question number 2 आपके स्क्रीन पर है, आइए समझते हैं। Let's see the question, what this question is all about. So दोस्तों this question pertains to, you know, promissory note, promissory note under section number 4. So पहले कहानी को सुनिए, let's see the story. So Rohan is a young entrepreneur office. You can see Rohan, a young entrepreneur. रोहन एक यंग एंटरप्रेन्योर ऑफिस फर्नीचर खरीदना चाहता है। He want to buy office furniture for his new startup. Now what he does, he approaches a furniture supplier, Messrs Woodwork, right? तो वो अब देखिए वो फर्नीचर खरीदना चाह रहा है, तो वो चला गया अपने मेसर्स वुडवर्क के पास, राइट। ही गोज टू मेसर्स वुडवर्क। तो बेसिकली सप्लायर का बिल के वेट करने के बजाय रोहन क्या करता है कि खुद एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सप्लायर ड्रॉइंग अ बिल, मिस्टर रोहन डिसाइड टू इशू अ प्रॉमिसरी नोट। वो खुद से लिखता है प्रॉमिसरी नोट, जिसमें वो लिखता है कि मैं रोहन प्रॉमिस करता हूं कि मेसर्स वुडवर्क को इतना पैसा इतने तारीख तक इतना वैल्यू के लिए मैं पे करूंगा। दैट आई रोहन प्रॉमिस टू पे दिस और ऑर्डर दिस ऑन 1 June, right? So here maker is Rohan and payee is Messrs Woodwork. Now let's see the question. The question is under section 4 of the promissory note of the Negotiable Instrument Act. Which of the following statement is true regarding the promissory note created by Rohan in the case study? So the question is, you have to tell me the correct answer. Which option is correct? That is what you have to tell me. Let's see the option that we have. यानी सवाल ये कर रहा है कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देखो प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, द प्रॉमिसरी नोट रिक्वायर द एक्सेप्टेंस ऑफ द मेसर्स वुडवर्क टू बी लीगली वैलिड। ऑप्शन बी कह रहा है कि कंडीशनल प्रॉमिस भी अलाउड है, मतलब कि यदि रोहन लिखता है
I promise to pay Messrs. Woodwork 75,000 after my startup become profitable. The note is still valid. So what option number B says that conditional. So it is a called conditional promise. This is called conditional promise. So what option number B say that conditional promise is also valid. What about option number C? Option number C says that there are two primary party. सिर्फ दो parties होती हैं, एक maker और एक payee. Option number C says that there are only two primary party to this instrument. One is the maker, other is the payee. And what about option number D? Option number D says that Messrs. Woodwork is the drawer of the instrument because they are the one who will receive the money. यानी जो Messrs. Woodwork है वो drawer होते हैं. आपका गेस क्या लगता है? What do you guess? Please guess your correct answer. A, B, C or D. Just type in the chat box. What do you think about promissory note? What is required regarding the promissory note? ऑप्शन नंबर ए, इसको एक्सेप्टेंस चाहिए. ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल प्रॉमिस भी अलाउड है. ऑप्शन नंबर सी, केवल दो पार्टीज होती हैं. ऑप्शन नंबर डी, वुड वर्क ड्रॉर होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और डी. जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स. So let me clear the section number 4 of the Negotiable Instrument Act. So what does section number 4 of NI Act tell? Let's have a look. So ये कहता है, देखो promissory note जिसको P note बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक रिटर्न और ये भी एक अनकंडीशनल है जी. ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अनकंडीशनल. रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस, राइट, जिसमें एक पर्सन दूसरे को पैसा देने का वादा करता है. नाउ हाउ promissory note is different from bill of exchange. See, promissory note कौन बनाता है? promissory note maker himself promise करता है. मेकर जो है वो खुद से प्रॉमिस करता है. मेकर इज promising. In the case of promissory note, maker is promising that I will pay. But in the case of bill of exchange, maker is giving the order. Right? In the case of bill of exchange, maker is giving the order. Right? कि किसी और को वो ऑर्डर देगा कि तुम पेमेंट करना. जबकि प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि मेकर खुद प्रॉमिस करता है कि देखो मैं पेमेंट करूंगा. दैट्स द डिफरेंस. आई होप द डिफरेंस बिटवीन पी नोट एंड बीओई इज क्रिस्टल क्लियर. राइट, नाउ लेट्स एनालाइज द ऑप्शन. राइट, लेट्स एनालाइज द ऑप्शन. देखिए, प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर करता है. ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है. इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे, एक्सेप्टेंस रिक्वायर होता है. क्या एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है क्या? तो सही जवाब है नहीं. दिस इज रॉन्ग. एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. राइट, प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो पे कर रहा है वो बंदा ही नोट बनाता है ना, तो उसी के उसके साइन ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. एक्चुअली पेमेंट किसको करना है? पेमेंट करना है रोहन को, और रोहन ही इसको पी नोट बना रहा है, नोट बना रहा है, और वो नीचे साइन ऑलरेडी कर चुका है. तो काहे का एक्सेप्टेंस? समझे? नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड. सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, क्योंकि आपको सही ऑप्शन बताना है. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी में कंडीशन है जी. कंडीशनल प्रॉमिस वैलिड है? गलत. कंडीशनल प्रॉमिस कभी वैलिड नहीं है. कंडीशनल प्रॉमिस इज नेवर वैलिड. राइट, रोहन ने क्या लिखा कि मेरा जब स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो ये तो एक अनसर्टेन इवेंट है. राइट, ही जस्ट स्टार्टअप रोहन स्टार्टअप बिकमिंग प्रॉफिटेबल. इट इज अ क्वाइट अनसर्टेन इवेंट. दिस इज नॉट सर्टेन इवेंट. एंड सिंस इट इज अनसर्टेन इवेंट, so this is a condition, and any kind of condition it make the promissory note invalid. Like in the case of bill of exchange also, any kind of condition, कोई भी शर्तें यदि आ जाती हैं तो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे promissory note हो, वो हमारा इनवैलिड होगा ही होगा. समझ में आया दोस्तों? आई होप ये चीजें क्लियर है. तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है? गलत है. नाउ ऑप्शन नंबर सी, देयर आर ओनली टू पार्टी हु एग्जिस्ट, द मेकर एंड द पेई. Yes, this is the correct answer. This is the correct answer. Option number C is the correct one. Because in the case of bill of exchange, in the case of BOE, there are three parties. In the case of BOE, there are three parties: maker, right, drawer, drawee, and pay. While in the case of P note, we have only two parties. So option number C is the correct one. What about option number D? It says that woodwork is the drawer of the instrument because the one who will receive the money. This is wrong. Actually, the concept of drawer only in the case of bill of exchange. The concept of drawer does not arise in the case of P note. In the case of P note, only we have two party. One is called maker and other is called payee. That's it. Please understand. So option number D is also wrong. What is the correct answer to this question? Yes, C is the correct answer. Right. The correct answer is C. Please tell me if you have any doubt, just type your response in the chat box. I will make the concept clear. Any kind of doubt. The first question cover regarding bill of exchange. The second question cover concept regarding P note. So what we learned from this discussion is that P note
is a kind of unconditional promise. P note is a kind of unconditional promise. Second point, acceptance required. Acceptance required, no acceptance is required. Third point, conditional promise. If it is a kind of conditional promise, it is invalid. Conditional promise is invalid. Fourth point, how many parties are there? All these points are related to P note. There are two parties. Fifth point, who is maker Rohan? Who is payee Woodwork? I hope it is crystal clear. Just type clear in the chat box. If you have any doubt, you can just type your response. Now let's see the next question. आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, आइए समझते हैं. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये चेक से रिलेटेड है और सेक्शन 6 में चेक आता है, उससे रिलेटेड एक सवाल है. तो देखिए कहानी को सुनते हैं. कहानी बहुत सिंपल है कि देखिए टेक फ्लो सॉल्यूशन है. टेक फ्लो सॉल्यूशन इज देयर एंड ये एक चेक इशू करता है ग्लोबल बैंक पे. दे इशू अ चेक टू द ग्लोबल बैंक. बेसिकली इन्होंने 3 लैपटॉप खरीदे हैं कंप्यूटर लिमिटेड से 1.5 लाख रुपए में. राइट. टेक फ्लो सॉल्यूशन हैज बाउट 3 लैपटॉप फ्रॉम कंप्यूटर लिमिटेड फॉर 1.5 लाख एंड द टेक फ्लो सॉल्यूशन इशूज अ चेक किस पे? ग्लोबल बैंक है और ड्रॉन ऑन द ग्लोबल बैंक. कंप्यूटर लिमिटेड उस चेक को बैंक ले जाके डिपॉजिट करता है. राइट. कंप्यूटर लिमिटेड क्या करता है कि उस चेक को ले जाके डिपॉजिट करता है, हैंड्स इट टू द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर लिमिटेड. राइट. बैंक सिग्नेचर वेरीफाई करती है, पेमेंट रिलीज करती है. अब अकाउंटिंग सुनिए. अकाउंटिंग क्या किया कि फॉर कंप्यूटर लिमिटेड विच इज द सेलर विच इज द रिसीवर, ये उनका बिल रिसीवेबल होता है, तो जो कि उनकी बैलेंस शीट में एसेट में जाता है. राइट. और टेक फ्लो जो कि बायर है, जो कि पेयर है, ये उनका बिल पेबल होता है, जो कि उनके लिए लायबिलिटी होती है. राइट. तो ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सवाल ये कर रहा है कि एज पर सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू टेक फ्लो एंड कंप्यूटर लिमिटेड. ऑप्शन नंबर ए कि चेक इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर. ऑप्शन नंबर बी, in the book of for the seller a check is recorded like a bills payable. In the book of seller or receiver, check is recorded like a bills payable. Option number C, check can be made payable 3 months after issue and still remain valid. Check can be made payable 3 months after the date of issue to qualify as a legal check. Option number D, for accounting purpose bill of exchange and promissory note are treated differently. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. So question is you have to identify the correct option. Which option is correct? That is what you have to identify. And देखिए दोस्तों, खासियत ये है क्वेश्चन की कि चारों क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में अलग अलग कंसेप्ट है. All these 4 options have the different concept. So now this question pertains to check. Let's clear the confusion. Let's clear the basic concept here. So let's come to section number 6 of the NI Act. So section number 5 bill of exchange, section number 4 P note, section number 6 regarding the check. सो चेक आपको पता होगा, चेक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इसमें एक यूनिक कंडीशन होती है. यूनिक कंडीशन क्या होती है कि जो ड्रॉर है ही मस्ट बी ए स्पेसिफाइड बैंकर. ड्रॉर मस्ट बी ए स्पेसिफाइड बैंकर. दिस इज अ स्पेशल कंडीशन रिगार्डिंग द चेक दैट ड्रॉर मस्ट बी, सॉरी ड्रॉई, नॉट ड्रॉर, एक्चुअली इट इज ड्रॉई. ड्रॉई मस्ट बी ए स्पेसिफाइड बैंकर. यही बेसिक डिफरेंस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में. बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी ड्रॉई हो सकता है, लेकिन चेक में जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंकर ही होगा. राइट. तो आप जाइए ऑप्शन बाय ऑप्शन एनालिसिस करते हैं. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चेक इज अ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इज ऑलवेज ड्रॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर. यस, ए इज करेक्ट. ए बिल्कुल सही है. चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन हमेशा एक बैंकर पे ही ड्रॉ किया जाएगा और डिमांड पे पेबल होगा. ए नंबर इज करेक्ट. व्हाट अबाउट बी? बी इज सेइंग दैट फॉर द सेलर और द रिसीवर द चेक इज द बिल पेबल. क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? इज दिस करेक्ट? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सेलर यहाँ पे कौन है. सेलर है यहाँ पे टेक फ्लो. ठीक है, थिंक अबाउट इट. सेलर के लिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सेलर इज द टेक फ्लो. राइट. सेलर कौन है यहाँ पे? टेक फ्लो है. अब सेलर को पैसा मिलना है ना जी, सेलर विल गेट मनी. राइट. तो सेलर विल गेट मनी, सो दिस इज द काइंड ऑफ एसेट फॉर हिम एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिल रिसीवेबल. Right. So it is not bills payable for seller, it is called bill receivable because he has not got the money yet. उसको अभी तक पैसा मिला नहीं है. The money he will receive after few days. So for seller, this particular check
is recorded as a bills receivable. It will not be recorded as a bills payable. Rather, it will be recorded as a bill receivable. Friend, I request you to please note this down, because in the upcoming session, in the upcoming slide, we are going to use this concept. हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर या सेलर के बुक में चेक की एंट्री कैसे होती है, बिल की एंट्री कैसे होती है. यू शुड नो इट. Next, option number C says that check payable after 3 months is still valid. No, 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 no. It is wrong. Because check must be payable on demand. Right? The rule is that check के बारे में क्या नियम कहता है दोस्तों? What does the rule say? The rule says that check must be payable on demand. Right? Future date वो bill of exchange में बदल जाता है, चेक नहीं रहेगा. So check future date में payable हो ही नहीं सकता है. So option number C is wrong. What about option D? It says that for accounting purpose, BOE, P note, they are treated differently. Actually, if this is also wrong. Why? Because from the accounting point of view, यदि accounting point of view से बात करें, तो चाहे हमारा BOE हो, whether we have BOE, bill of exchange, or whether we have P note, दोनों को ही कैटेगराइज किया जाता है या तो बिल रिसीवेबल में. either we categorize them into bill receivable from the seller point of view, or we categorize them in bills payable. Right? Bills payable from the buyer point of view. Right? इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है, चाहे वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, दोनों के लिए यही ट्रीटमेंट होता है. सो दे आर नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली, दे हैव द सेम ट्रीटमेंट. So the correct answer to this question is none but option number A. Option number A is the correct answer. Please let me know, friends, if the concept is clear. Just write clear in the chat box. So what is our learning from this question? हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि देखो, चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है. चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट always drawn on a banker, but always drawn on a specified banker. This is the first point. Second point. Third point is check is payable on demand. Check is payable on demand. Fourth point. This is the key feature that make it different. So remember these points regarding the check, and this is the section 6 of the Negotiable Instrument Act 1881. Right? And one more thing is that सेलर, चेक में जो सेलर होता है उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है बिल रिसीवेबल, और जो बायर होता है उसके लिए होता है हमारा बिल्स पेबल. राइट? दैट इज काइंड ऑफ लायबिलिटी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेज सेशन. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल केस स्टडी को सॉल्व करेंगे. चेक डिसऑनर ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच. राइट? आइए केस स्टडी को समझते हैं. Right. Now accounting view, if you look at the accounting view, Philco recorded this as bill receivable in their book, while the Apex Logistics recorded it at bill payable. Right? सब कुछ सही लग रहा था, बट जब फेलको का मैनेजर चेक बैंक में डिपॉजिट करता है, फेलको का मैनेजर जो है चेक को बैंक में डिपॉजिट करता है, तो बैंक टेलर को सिग्नेचर थोड़ा सा अलग लगता है. बैंक के जो टेलर है ना, उनको लगा कि सिग्नेचर में तो कुछ तो बदलाव है, स्पेसिमेन सिग्नेचर से सिग्नेचर. अब सवाल है, आपके बैंक में भी सिग्नेचर मिसमैच पर चेक रिटर्न होता होगा. तो सवाल यह है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक ऑनर करने से मना क्यों कर सकता है? व्हाई वुड द एसबीआई बी लीगली जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द ऑनर द चेक? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एफएक्स के बुक में ये बिल पेबल है, बिकॉज द चेक इज अ बिल पेबल इन द बुक ऑफ एफएक्स. ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चेक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन है, बिकॉज चेक इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर. ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिग्नेचर जो है ये स्पेसिमेन सिग्नेचर से मैच नहीं कर रहा. ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट
का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं है। बताइए क्यों एसबीआई जो है इसे ऑनर नहीं करेगा? व्हाई दे विल डिसऑनर द बिल? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू नो द आंसर। आई होप आपको इसका जवाब पता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा सवाल है, अभी अभी हमने अभी डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। प्लीज रिमेंबर द सेक्शन 6 ऑफ द एनआई एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ द एनआई एक्ट, राइट। इसके हिसाब से चेक का क्या होता है? सो व्हाट वी लर्न इज दैट चेक इज ऑलवेज बिल ऑफ एक्सचेंज but always payable on demand. Check is a kind of bill of exchange, payable on demand. And signature must match the specimen. Sign must match. सिग्नेचर जो है मैच होना ही चाहिए, राइट। यदि सिग्नेचर मैच नहीं करता तो बैंक को डाउट होता है कि ये चेक जेन्युइन है। सो इफ द सिग्नेचर डज नॉट मैच, बैंक डाउट द जेन्युइननेस ऑफ द चेक। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सेज दैट चेक is bill payable in the book of Apex Logistics. This is wrong. Why? Because Apex Logistics is the drawer, and in his book, the check will be written like a bills receivable, not the big bill payable. देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे ना स्टेट बैंक को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि चेक को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या कर रहे हैं। ए नंबर गलत है। बी कह रहा है कि चेक जो है बैंकर पे ड्रॉन है, ये भी गलत है। ये तो वैलिडिटी का रीजन है, डिसऑनर का नहीं रीजन है। चेक हमेशा बैंकर पर ही ड्रॉन होता है, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था। ऑप्शन सी की बात कर ले तो सिग्नेचर मिसमैच, हाँ ये सही बात है, सिग्नेचर मिसमैच इज द करेक्ट आंसर। बैंक के पास जो स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है उसे मैच होता है, मैंडेटरी है, मैच होना मैंडेटरी है, राइट। अगर मैच नहीं होता तो बैंक लीगली चेक को डिसऑनर करेगा। तो क्या कारण है? टू प्रिवेंट द फ्रॉड, टू प्रोटेक्ट द ड्रॉर अकाउंट, राइट। तो ये ध्यान रखना है। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होता है, राइट। So what we learn from this discussion is that, what is our learning is that check is a kind of bill of exchange drawn on banker. Check is a kind of bill of exchange drawn on banker. Signature must match, sign must match. यानी कि जो आपका स्पेसिमेन साइन है और चेक पे जो साइन है दोनों मैच होना चाहिए। यदि कहीं मिसमैच होगा, साइन में मिसमैच होगा, तो हमारा चेक क्या हो जाएगा? चेक विल गेट डिसऑनर। Bank will not honor the check. Bank will not make payment for the check. That is called dishonoring the check. Now, I hope this was the easiest question. Now, let's see the next question that we have. Okay, very good question. Right. So, आइए कंसेप्ट हेयर, इसमें कंसेप्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम दे रखा है यहाँ पे कि ऑन 5 मार्च 2026, on 5 March 2026, JTech Solution, who is the buyer, purchases office desks worth 80,000 from Woodcraft Private Limited, who is the seller. The instrument is to settle the invoice. JTech Solution issues a check drawn on the National Bank. तो देखिए दोस्तों, JTech Solution एक बायर है, इसने ऑफिस डेस्क खरीदा, कितने का? 80,000 का। किससे खरीदा? तो वुडटेक क्राफ्ट लिमिटेड से खरीदा, राइट। और इसने क्या किया कि सेटल करने के लिए जेटेक ने एक चेक इशू किया नेशनल बैंक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यहाँ दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ अ चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चेक किसने बनाया? बायर इज द जेटेक सॉल्यूशन, वुडक्राफ्ट इज द सेलर, राइट। जेटेक सॉल्यूशन इशूज अ चेक, बायर इशूज अ चेक ड्रॉन ऑन द नेशनल बैंक, राइट। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? For Woodcraft Limited, the check is a liability because they have not yet cashed it. Option number B. The bank is legally obligated to pay the check even if the signature does not match, as long as there is enough money in the account. Option number C. In the accounting book, promissory note and bill of exchange, they are recorded under different category to distinguish them. Option number D. Check is legally considered a bill of exchange, but it must be specifically be drawn on banker and be payable on demand. Now you have to tell me which option is correct. I think this is the easiest one. Just now we have discussed. Please tell your response. A, B, C or D. Which option do you think is correct? So friends, in this question, ये सिचुएशन में जेटेक सॉल्यूशन ऑफिस डेस्क खरीदता है वुडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से, वो भी कितने में खरीदता है? 80,000 रुपए में खरीदता है। अकाउंटिंग एंगल से देखें तो यहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग एंगल भी दिखा देता हूँ।
देखिए वुड क्राफ्ट जो है हमारा, वुड क्राफ्ट जो है ये सेलर है, या इसको आप रिसीवर बोलिए, राइट। सो दैट विल बी बिल रिसीवेबल, राइट। इसके लिए जो चेक होगा वो बिल रिसीवेबल होगा, एंड दैट विल बी एसेट। इफ यू लुक एट द जेड टेक, हु इज द बायर, हु इज द पेयर, right, that will be bills payable, and bill payable is a liability, right। बैंक में जब चेक डिपॉजिट होता है ना, नेशनल बैंक का क्लर्क सिग्नेचर देखेगा, लेकिन सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर से मैच नहीं करता, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लरिश लग रहा है। तो दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है? ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो रिसीवर के लिए चेक लायबिलिटी होता है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। रिसीवर के लिए एक्चुअली बताएं, सेलर को पैसा मिलने हैं तो एसेट होता है ये, और ये बिल रिसीवेबल होता है, बिल्स पेबल नहीं होता। तो ये जो वुड क्राफ्ट है ये सेलर है ना, राइट, वुड क्राफ्ट सेलर है। सेलर के लिए जो चेक है वो एसेट होता है, और इसको बिल रिसीवेबल में लिखा जाता है। बी कह रहा है कि बैंक मस्ट पे एवन इफ सिग्नेचर मिसमैच, नहीं ये गलत है। देखिए बैंक की पहली ड्यूटी होती है सिग्नेचर वेरीफाई करना स्पेसिमेन के साथ, यदि सिग्नेचर मिसमैच है तो फ्रॉड हो सकता है, कोई ड्रॉइंग इंटेंट का कंफर्मेशन नहीं है, बैंक रिफ्यूज करे। सी कह रहा है कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है अकाउंटिंग अलग होती है, ये भी गलत है। आपको पता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है दोनों के केसेस में। सेलर जो होते हैं वो बिल्स पेबल होते हैं, बायर जो होते सॉरी सेलर बिल रिसेबल होते हैं, बायर्स बिल पेबल होते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही है, डी में सारा पॉइंट लिखा है कि चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन बैंकर पे ड्रॉन है, डिमांड पे पेबल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर एक्स सेल गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर $1,00,000। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? तो देखिए दोस्तों, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को $1,00,000 के गुड्स, $1,00,000 के गुड्स बेचे, ठीक है। यहां देखिए लिखा है एक्स ने वाई को $1,00,000 का गुड्स बेचा। मिस्टर वाई ने पेमेंट के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, क्या लिख दिया? पेबल आफ्टर 3 मंथ। मिस्टर वाई इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 3 मंथ। अब ये बिल मिस्टर एक्स के पास आ गया तो मिस्टर एक्स होल्डर हो गया, राइट। तो एक्स ने वाई को सामान बेचा $1,00,000 का, वाई ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कि 3 महीने बाद पेबल होगा, दिस विल बी पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो नाउ मिस्टर एक्स इज द होल्डर बिकॉज ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू द मनी, ठीक है। होल्डर का मतलब क्लियर है दोस्तों। अब 1 महीने बाद क्या हुआ कि मिस्टर एक्स को मिस्टर जेड को $1,00,000 देना है। 1 महीने बाद एक्स को जेड को $1,00,000 देना है, ठीक है। कुछ अलग से कोई डेप्ट लिया था उसके लिए। तो मिस्टर एक्स ने स्मार्टली क्या किया कि बिल को मिस्टर जेड को इंडोर्स कर दिया। इंडोर्समेंट समझते हैं ना, कि जो पैसा उनको वाई से मिलने वाला था, देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, मैं समझाता हूं। यहाँ पे देखिए वाई जो है ना एक्स को पैसा देगा, और एक्स को पैसा देना था जेड को। तो एक्स ने क्या किया कि यही वाला जो बिल था वो जेड को इंडोर्स कर दिया। मिस्टर एक्स एज इंडोर्सेज द बिल टू द जेड, राइट। इंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया, सिंपल सी बात है, दे हैव ट्रांसफर इट, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट, राइट। तो अब सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि बिल को मिस्टर जेड को इंडोर्स कर दिया, इससे उसका डेब्ट भी क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास भी कोई बिल हो, क्या आप उसको भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मिस्टर जेड का बात सुनिए, मिस्टर जेड ने बिल को गुड फेथ में ले लिया, उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि गुड्स डिफेक्टिव है, उसको पता ही नहीं था कि अरे ये तो गुड्स डिफेक्टिव है। फिर क्या हुआ कि उसको आइडिया नहीं था, और ये बिल मैच्योरिटी से पहले ही मिल गया था इसको, और उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी दे दिया, बदले में जो था पैसा उसने जो भी कंसिडरेशन था वो दे चुका था। अब मिस्टर एक्स का पूरा लोन क्लियर हो गया, मिस्टर एक्स का डेप्ट क्लियर हो गया ना बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सचेंज में, ठीक है। तो बाद में पता चला कि मिस्टर एक्स बाद में बिल बैंक को देता है फॉर कलेक्शन, जो बिल है वो बैंक को देता है मिस्टर एक्स, क्यों? कलेक्ट करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे बैंक ऑनर नहीं बनता, सिर्फ एजेंट बनकर पैसा कलेक्ट कर रहा है, राइट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब सवाल ये है कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मिस्टर जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा? इन दिस सिनेरियो एबव डज मिस्टर जेड क्वालिफाइड एज HIDC एंड वाई? बहुत अच्छा सवाल है, यहां से आपका HIDC का कंसेप्ट क्लियर होगा। आप HIDC को समझते हैं या नहीं समझते हैं? क्या यहाँ पे मिस्टर जेड जो है डज ही क्वालिफाई एज HIDC होल्डर इन ड्यू कोर्स और नॉट? ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो नहीं करेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हुआ था एक्स और वाई में, इसमें डिफेक्टिव गुड था, टाइटल में ही डिफेक्ट था। बी कह रहा है कि हाँ HIDC बनेगा
क्योंकि उसने तो बिल जो दिया था वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे मैच्योरिटी से पहले और गुड फेथ में, उसको कोई टाइटल डिफेक्ट का नॉलेज नहीं था। सी कह रहा है कि नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही बिल जो है बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, बैंक HIDC बन जाता है। और डी कह रहा है कि बनेगा, बट ओनली इफ ही वेट अंटिल द मैच्योरिटी डेट। टेल मी विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। HIDC बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या क्या 3 चीजें चाहिए, आइए देखते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द HIDC। व्हाट इज HIDC? होल्डर इन ड्यू कोर्स। सबसे पहला लिखा है वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, वैल्यूएबल कंसिडरेशन। क्या मिस्टर जेड ने कुछ रिटर्न में दिया? हाँ बिल्कुल दिया। उसने मिस्टर एक्स का पूरा लोन क्लियर किया। अगर कोई फ्री में बिल ले ले, क्या वो HIDC बन सकता है? मान लीजिए कोई आदमी जो है बिल फ्री में ले ले, कुछ ना दे, कल बिल ले ले, क्या वो HIDC बन सकता है? नहीं बन सकता दोस्तों, कभी नहीं बन सकता। तो ये पहला कंडीशन है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, क्या उसने बिल टाइम पे लिया? हाँ बिल्कुल टाइम पे लिया। 3 महीने का बिल था और उसको 1 महीने के अंदर मिल गया। बिल कितने समय का था जी? बिल था 3 महीने का, और इसको जो बिल मिल गया 1 महीने में ही मिल गया, मैच्योरिटी से पहले मिल गया। राइट, तो अगर बिल मैच्योरिटी के बाद मिलता तो HIDC बनता या नहीं बनता? नहीं बनता। राइट। अच्छा, तीसरी बात है गुड फेथ। हाँ, पहला क्या बताया? देखिए, HIDC बनने का पहला कंडीशन है वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दूसरा बताया कि मैच्योरिटी से पहले मिलना। तीसरा कंडीशन होता है गुड फेथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फेथ का मतलब क्या हुआ कि देखिए, क्या उसको डिफेक्ट के बारे में पता था? मिस्टर जेड को डिफेक्ट के बारे में पता था? नहीं पता था। ही डज नॉट नो अबाउट द डिफेक्ट। उसको कुछ पता ही नहीं था कि डिफेक्टिव गुड के बारे में। तो गुड फेथ है, बिना डाउट है गुड फेथ। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि HIDC को टाइटल क्लीन मिलना है, चाहे प्रीवियस होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव ही क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। HIDC का 3 कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HIDC को जो टाइटल मिलेगा ना, वो क्लीन टाइटल मिलेगा। HIDC विल गेट द क्लीन टाइटल, चाहे प्रीवियस होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव हो। तो देखिए, एक्स ने डिफेक्टिव गुड बेचे थे, एक्स ने डिफेक्टिव गुड बेचे थे, पर फिर भी मिस्टर वाई को मिस्टर जेड को पे करना है, तो करना ही पड़ेगा। एक्स ने ना गुड डिफेक्टिव बेचा जी वाई को, ठीक है, लेकिन वाई को जेड को पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेड जो है वो HIDC है। जेड जो है तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया उसने, मैच्योरिटी से पहले पेमेंट दिया, गुड फेथ में पेमेंट किया। राइट, गुड फेथ में बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया। राइट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स भले ही वाई को डिफेक्टिव गुड बेचे, लेकिन जब तक HIDC को क्लीन टाइटल मिलना चाहिए। समझे? तो दोस्तों, टाइटल क्लीन का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, नो डिफेक्ट। राइट, यही मतलब होता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नहीं, जेड जो है HIDC नहीं क्वालिफाई करेगा, ये तो गलत है। बी कह रहा है, हाँ बी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बिल वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए लिया, मैच्योरिटी से पहले लिया, गुड फेथ में लिया, बिना किसी टाइटल डिफेक्ट के नॉलेज का लिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड डी आर रॉन्ग। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ना टाइम से रिलेटेड है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइमिंग से रिलेटेड सवाल है। राइट, ड्यू डेट वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है कि ए टू जेड ट्रेडर ने 15 जनवरी 2026 को $5 लाख का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचे मॉडर्न गैजेट को। देखिए कब का डेट है जी, यहाँ देखिए लिखा है 15 जनवरी 2026 को एक ट्रेडर है, ट्रेडर का नाम है हमारा ए टू जेड ट्रेडर। इसने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचा मॉडर्न गैजेट को। ठीक है, पेमेंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ की, जिसका टर्म था 2 महीने का। मॉडर्न गैजेट ने सेम डे बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डे। अब फाइनली हमें ड्यू डेट निकालनी है। हाँ, लेकिन एक चीज लिखा है कि 18 मार्च को ना पब्लिक हॉलीडे कहा गया है, क्योंकि लोकल फेस्टिवल है। तो अब आपको जो रूल आपके मटेरियल में है रिगार्डिंग द टर्म, ग्रेस, पब्लिक हॉलीडे, फाइनल ड्यू डेट बता दो। तो लीगली ड्यू डेट क्या होगा? राइट, दैट इज द क्वेश्चन। तो बहुत सा सवाल है दोस्तों, कैसे कैसे हाउ डू गो अबाउट कंप्यूटिंग द ड्यू डेट, आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखिए बिल ड्रॉ कब हुआ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल ड्रॉन ऑन। बिल कब ड्रॉ हुआ जी? तो बिल ड्रॉ हुआ था 15 जनवरी 2026 को। 15 जनवरी 26 को बिल ड्रॉ हुआ। उसमें 2 महीना ऐड कर दीजिए। तो इसमें 2 महीना ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 15 मार्च 26। बताइए, 2 महीना ऐड करने में कोई कंफ्यूजन है? क्या हम डेज ऐड कर सकते हैं? नहीं, केवल मंथ ऐड करेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा 2 महीना क्यों ऐड किया?
तो ये तो हमारा ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। ग्रेस पीरियड सॉरी 3 दिन होता है, राइट। ये हमारा टर्म होता है 2 मंथ, ठीक है। टर्म 2 मंथ में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 महीना का बिल ऑफ एक्सचेंज, 2 महीना जोड़ दीजिए। अच्छा, ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दिन ऐड करना है, 15 मार्च प्लस 3 डेज, ठीक है। ये हमारा 3 दिन कहाँ से आ गया, ये किसको बोलते हैं हम लोग, जीपी, ग्रेस पीरियड, ठीक है। तो 15 में 3 जोड़िएगा तो 18 मार्च नहीं हो जाएगा, 18 मार्च 26, 12 18 मार्च 26। तो ग्रेस का मतलब ये होता है कि देखो कस्टमर को ना लीगली 3 दिन जो है, 3 एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं। कितने दिन दिए जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि ड्यू डेट की पे ना हॉलीडे है, 18 मार्च को क्या इन्होंने कहा है, हॉलीडे है। तो दोस्तों रूल क्या कहता है कि देखो पहले से यदि पब्लिकली डिक्लेयर्ड हॉलीडे है और ड्यू डेट पे वो फॉल कर रहा है, तो तुम क्या करो, प्रीवियस वर्किंग डे चले जाओ, प्रीवियस वर्किंग डे पे चले जाओ, ठीक है। तो आप 17 मार्च पे चले जाइए, 17 मार्च 26 पे चले जाइए, राइट। अच्छा, मान लीजिए अगर हॉलीडे संडे को होता तो क्या करते, तब भी प्रीवियस वर्किंग डे जाते हैं, समझे। तो जो फाइनल हमारा ड्यू डेट होगा वो जाएगा हमारा 17 मार्च। तो दोस्तों देखिए बुक में तो सीधा सीधा लाइन लिख दिया है, लेकिन कंसेप्ट यहां से क्लियर होता है। तो ड्यू डेट चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। बस 3 स्टेप याद रखिए। पहले क्या कीजिए, टर्म वाला ऐड कीजिए, फिर क्या कीजिए, ग्रेस डे ऐड कीजिए, फिर क्या कीजिए, अगर मान लीजिए हॉलीडे है, जो आपका पीरियड आ रहा है, दिन आ रहा है, हॉलीडे है, तो फिर आप प्रीवियस वर्किंग डे पे चले जाइए। तो दोस्तों आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इंडोर्समेंट पे बेस्ड सवाल है। आइए देखते हैं। एचआईडीसी हमने पहले क्वेश्चन देखा था दोस्तों। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटायरमेंट ऑफ बिल वर्सेज रिन्यूअल ऑफ बिल, इस पे बेस्ड है। आइए देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि स्टील कॉर्प ने बिल्ड राइट लिमिटेड को $10,000 का बिल दिया। देखिए क्या किया कि स्टील कॉर्प ने $10,000 का बिल दिया बिल्ड राइट लिमिटेड को, ठीक है। बिल्ड राइट के पास एक्स्ट्रा कैश था, तो उन्होंने ड्यू डेट से 1 महीना पहले ही पूरा पैसा दे दिया। लिखा है ना, बिल्ड राइट हैव सरप्लस कैश एंड डिसाइडेड टू पे द बिल 1 मंथ बिफोर द एक्चुअल ड्यू डेट। तो स्टील कॉर्प ने बिल्ड राइट लिमिटेड को $10,000 का बिल दिया। बिल्ड राइट के पास एक्स्ट्रा कैश था, तो उन्होंने ड्यू डेट से 1 महीना पहले ही पूरा पैसा दे दिया। क्योंकि एक्स्ट्रा कैश था तो बिल का ड्यू डेट आता उसे 1 महीना पहले उसने पूरा पैसा दे दिया। किसने, बिल राइट ने, ठीक है। अब देखिए कौन पैसा जल्दी देता है, ऐसे लोग को रिवार्ड मिलता है जी। तो इसीलिए क्या किया कि जो पैसा जल्दी देता है ना उसको रिवार्ड मिलता है। इसीलिए क्या किया कि स्टील कॉर्प ने उसको ₹200 का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा तुमने पहले पैसा दिया है तो ले लो, तुमको 200 का डिस्काउंट दे देते हैं रिवार्ड के रूप में। ये डिस्काउंट का नाम होता है रिवेट, इसी को बोलते हैं रिवेट। आप बुक में देखेंगे ना, क्योंकि इसने 1 महीना पहले पेमेंट दे दिया तो रिवेट दे देता है, ठीक है। अब देखिए बिल अगर मैच्योरिटी से पहले पे हो जाए तो क्या ये रिन्यूअल होता है या रिटायरमेंट होता है, बताइए तो। बिल यदि मैच्योरिटी से पहले यदि पेमेंट हो जाए तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं जी। आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए रिन्यूअल, ऑप्शन नंबर बी रिटायरमेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट। देखिए वर्ड को समझिए, बोलेगा रिटायरमेंट क्या, अरे बोलेगा रिटायरमेंट क्या आ गया। रिटायरमेंट का मतलब यही होता है कि बिल यदि ड्यू डेट से पहले पे हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट, समझे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीजें क्लियर है। रिबेट दिया इन्होंने ₹200 का, और बिल अगर टाइमली मैच्योरिटी से पहले पे हो जाए तो रिटायरमेंट कहलाता है। अब सेकंड सिनेरियो को देखिए, सिनेरियो नंबर बी को जरा देखें। यहाँ क्या हो रहा है कि ओरिजिनल 50,000 का बिल मैच्योरिटी डेट पर बिल राइट पैसे अरेंज नहीं कर पाता। अब देखिए 50,000 का बिल था, ठीक है। बिल राइट लिमिटेड ने रियलाइज किया कि अरे ये तो हमें पैसा पे ही नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करता है कि 20,000 का कैश दे देता है और बाकी अमाउंट के लिए एक नया बिल मंगाता है। कि बोलता है स्टील कॉर्प को ऐसा करो कि बाकी का तुम एक नया बिल हमको दे दो। तो स्टील कॉर्प बोलता है ठीक है, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा 10%। तो इसी को कहते हैं रिन्यूअल, समझे। ये जो दूसरा केस है ना, इसी को बताया जाता है रिन्यूअल। अब सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इंडोर्समेंट है, बी बोल रहा है एकोमोडेशन बिल है, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि नहीं ए जो है हमारा रिटायरमेंट है, बी रिन्यूअल है, सी कर रहा है कि ए रिन्यूअल है, बी रिटायरमेंट है, डी कर रहा है ए इंडोर्समेंट है, बी रिटायरमेंट। मतलब आपसे चेक करना चाह रहा है कि इंडोर्समेंट, रिन्यूअल, रिटायरमेंट सब समझते हैं या नहीं समझते हैं। चलिए पहले मैं आपको रिटायरमेंट के बारे में समझा देता हूं दोस्तों, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ द बिल, तो रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, सिंपल। पेमेंट बिफोर मतलब ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट कर देंगे, इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट। और दोस्तों याद रखिएगा
कि चूंकि आप पेमेंट बिफोर ड्यू डेट बोल कर रहे हैं ना, तो ड्रॉई को एक रिवेट मिलता है या डिस्काउंट मिलता है। रिवेट बोलिए, क्योंकि अभी दोस्तों हम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो वहां पे बिल का रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे आप देखिएगा कि कैसे रिवेट मिलता है, कैसे डिस्काउंट किया जाता है। क्योंकि बिल टाइम से पहले सेटल हो गया तो रिवेट मिलता है, डिस्काउंट होता है। तो याद रखिएगा, रिटायरमेंट का मतलब जब ड्रॉई ड्यू डेट से पहले बिल पे करे और डिस्काउंट मिले। अच्छा, दूसरा आता है हमारा रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है कि ड्रॉई ना पेमेंट ना कर पाए, ड्रॉई इज अनेबल टू पे, ड्रॉई जो है ही इज अनेबल टू पे ऑन ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल। सो पार्ट पेमेंट इज एक्सेप्टेड। सो व्हाट हैपन, पार्ट पेमेंट इज एक्सेप्टेड, पार्ट पेमेंट जो है ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया। सो पार्ट पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट के साथ, मतलब नया बिल बनाता है एंड न्यू बिल विल बी द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए 50,000 का बिल था जो कि ड्रॉई ने पेमेंट नहीं कर पाया, तो वो बोलता है कि अभी हमसे 20,000 ले लो और 30,000 का नया बिल बनाओ और उस 30,000 पे हम ब्याज भी देंगे। समझे? तो यही चीज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, आपको क्या लगता है? इंडोर्समेंट तो नहीं होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो रिटायरमेंट है। सिनेरियो नंबर ए रिटायरमेंट है और सिनेरियो नंबर बी रिन्यूएबल है, बी नंबर करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपको रिटायरमेंट की बात आएगी तो इसमें दो वर्ड याद रखिएगा, अर्ली पेमेंट प्लस डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट और डिस्काउंट दो चीजें होती है रिटायरमेंट में। और जब भी रिन्यूएबल की बात आएगी तो रिन्यूएबल में लेट पेमेंट प्लस न्यू बिल, नया बिल बनाना पड़ता है और प्लस इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। ये तीन कंपोनेंट होता है, प्लीज इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको कहानी के माध्यम से भी समझा दिया। आई होप रिटायरमेंट और रिबेट वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। दोस्तों सिनेरियो को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर, चलिए इसको इसको हम बाद में देखते हैं, या पहले एक बार देख ही लीजिए क्या कर रहा है। कि देखिए क्या कर रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है अल्फाटेक जो कि ड्रॉर है, समझे, और ये जो है एक कंपोनेंट 1 लाख का एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है जो कि बीटा रिटेल है ड्रॉई। अल्फाटेक जो है एक बिल ड्रॉ करता है इस अमाउंट के लिए जो कि बीटा रिटेलर एक्सेप्ट करता है। क्योंकि दोस्तों कंपोनेंट 1 लाख का बेचा, तो उसने क्या किया, अल्फाटेक ने जो ड्रॉर है उसने बिल बनाया और बीटा और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया। जैसे ड्यू डेट आया ना, तो कुछ ऐसी घटना हुई कि बीटा रिटेलर ने बोला अल्फाटेक को कि देखो हम केवल 40,000 ही दे पाएंगे, पूरा 1 लाख नहीं दे पाएंगे, 40,000 ही दे पाएंगे। तो तुम ऐसा करो कि पुराना बिल को कैंसिल कर दो, एक नया डाल दो रिमेनिंग बैलेंस के लिए। तो अल्फाटेक ने बोला कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन हम 2,000 रुपया इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करेंगे। तो फिर नया बिल बना और स्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। तो सवाल ये कर रहा है कि बताओ कि नया बिल का अमाउंट क्या होगा और अल्फाटेक जो है इसको कैसे रिकॉर्ड करे, जो पहला एक्सेप्ट किया बिल उसको कैसे रिकॉर्ड करे। बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों नया बिल जो बनेगा, तो एक तो 60,000 का बिल बनेगा और प्लस उसमें 2,000 का इंटरेस्ट होगा, तो 62,000 का बिल बनेगा। तो यही दो ऑप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि एंट्री कैसे करें, मतलब ड्रॉर कैसे रिकॉर्ड करें बिल के एक्सेप्टेंस को। बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों नया बिल तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब जो नोट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ड्रॉर है अल्फाटेक वो रिकॉर्ड करेगा बिल को बिल रिसीवेबल, क्योंकि एक तरह से जैसे चेक में हमने देखा था ना, है ना, चेक में क्या हुआ था, जैसे वो चेक बना के देता है तो वो बिल रिसेबल होता है क्योंकि उसके लिए एसेट है। तो बिल रिसेबल अकाउंट टू डेटर अकाउंट ये रिकॉर्ड करेगा अल्फाटेक अपने बुक में। कितने का? 62,000 का, 62,000 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल रिसेबल अकाउंट टू डेटर अकाउंट। दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड। चलिए ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि टेक कॉर्प 1 जनवरी 2026 को, राइट, टेक कॉर्प जो कि ड्रॉर था उसने हार्डवेयर बेचा रिटेलर सैम को जो कि ड्रॉई था। कितने में बेचा? 10,000 रुपए में बेचा। सैम ने एक्सेप्ट किया 3 महीना का बिल फुल अमाउंट के लिए। ड्यू डेट पे सैम ने अपना ऑब्लिगेशन मीट किया और पूरा का पूरा अमाउंट जो है टेक कॉर्प को दे दिया। ठीक है, तो टेक कॉर्प ने क्या किया था कि अपना बिल मिस्टर जेड को इंडोर्स किया था। ड्यू डेट पे सैम ने 10,000 रुपया पेमेंट कर दिया, वो हमने देखा ही, राइट। तो सवाल है कि टेक कॉर्प जो ड्रॉर है
वो अपने बुक में इस पेमेंट का कैसे रिकॉर्ड करेगा? पेमेंट का रिकॉर्ड करना है, जब 10,000 उसको पेमेंट मिला तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेगा? यही सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिट करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेगा। बिल पेबल डेबिट करेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट करेगा। सी कह रहा है कोई एंट्री नहीं करेगा। और डी कह रहा है कि जेड के अकाउंट को डेबिट करेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट करेगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे पहले देखिए टेक कॉर्प ने क्या किया कि 1 जनवरी को बिल बनाया सैम के नाम पे, और लेकिन वो बिल को इंडोर्स भी कर दिया था। किसको? जेड को, अपने सप्लायर को, कि लो ये बिल। तो दोस्तों पता है कि इस पार्टिकुलर केस में ये जो 10,000 रुपया है ये किसके पास जाएगा जी? ये जेड के पास जाएगा ना। टेक कॉर्प को तो नहीं मिलने वाला ये 10,000 रुपया, क्योंकि उसे ऑलरेडी इंडोर्स कर रखा है। तो जैसे बिल इंडोर्स हुआ तो ड्रॉर अब पिक्चर से बाहर निकल गया, ड्रॉर इज आउट ऑफ द पिक्चर। इंडोर्सी जो मिस्टर जेड है, इसको बोलेंगे इंडोर्सी। क्या बोलेंगे? इंडोर्सी। जिसको इंडोर्स किया जाता है उसको इंडोर्सी बोला जाता है। तो इंडोर्सी वो नया होल्डर हो गया ना। हु इज द न्यू होल्डर ऑफ द बिल? सो न्यू होल्डर ऑफ द बिल इज द इंडोर्सी। तो ड्यू डेट पे जो ड्रॉई है यानी सैम जो है वो डायरेक्टली जेड को पे करेगा। तो टेक कॉर्प ने ना कोई कैश रिसीव किया, ना उसने कैश पेमेंट किया, ना ही वो बिल होल्ड कर रहा है। तो इसकी वजह इसका मतलब कोई एंट्री नहीं होगा। समझे? तो यदि बिल इंडोर्स होता है तो ड्रॉर का कोई एंट्री नहीं होता ड्यू डेट पे, क्योंकि इंडोर्सी जो है पेमेंट रिसीव करता है। यही बात है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर टेक कॉर्प रिटेन द बिल, डिस्काउंटेड इट, सेंड फॉर कलेक्शन, व्हाट इज द कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द रिटेलर सैम बुक? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जब वो बिल को ऑनर कर रहा है, ऑनर मतलब कि ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहा है, तब चाहे टेक कॉर्प कुछ भी करे, डिस्काउंट करवाए, कलेक्शन के लिए भेजे या इंडोर्स करे, तो आपको ये बताना है कि सैम की बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट करेगा। देखिए जब पेमेंट कर रहा है तब क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये पूछ रहा है। जब उसने ऑनर किया तब क्या इसका ये होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। टेक कॉर्प अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों यहाँ पे